Good morning, everyone. I warmly welcome to all of you on my YouTube channel. Myself, Dr. Neeraj Singh, Guest Faculty, Department of Agricultural Statistics, College of Agriculture, Acharya Narendra University of Agriculture and Technology, Kumarganj, Ayodhya. Now, today's we are going to discuss about the topic regression. So, let's start today's lecture. The term regression literally means stepping back towards the average. It was first used by British biometrician Sir Francis Galton. The relationship between the independent and dependent variables may be expressed as a function. Such functional relationship between two variables is termed as regression. In regression analysis, independent variable is also known as regressor or predictor or explanatory variable, while dependent variable is also known as regressed or explained variable. मीन्स जो टर्म रिग्रेशन है उससे हम उसकी जो लिटरली मीनिंग है वो क्या है, स्टेपिंग बैक टुवर्ड्स द एवरेज। और सबसे पहले इसे ब्रिटिश बायोमेट्रिशियन सर फ्रांसिस गाल्टन ने यूज किया था। जब भी हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, सपोज डैट कि उनमें से एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप को हम जब भी एक फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसे फंक्शनल रिलेशनशिप को, ऐसे दो वेरिएबल्स के बीच का जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहते हैं? रिग्रेशन कहते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस में जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको रिग्रेसर, प्रेडिक्टर, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के नाम से भी जाना जाता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको हम रिग्रेस्ड और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल के रूप में भी जानते हैं। When only two variables are involved, the such functional relationship is known as simple regression. If the relationship between two variables is a straight line, it is known as simple linear regression. Otherwise, it is called as simple non-linear regression. Means कि जब भी केवल दो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं हमारी किसी फंक्शनल रिलेशनशिप में, तो हम इसको सिंपल रिग्रेशन कहते हैं। अगर इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, दोनों वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, तो इसे हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। अदरवाइज सिंपल नॉन लीनियर रिग्रेशन मीन्स कि जो उनके बीच का रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल के बीच में वो स्ट्रेट लाइन ना होकर के वो किसी कर्व के फॉर्म में है, तो हम उसे क्या कहेंगे? सिंपल नॉन लीनियर रिग्रेशन। डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट डायरेक्ट मेथड। दो वेरिएबल है हमारे पास, सपोज दैट वन इज एक्स एंड अदर वन इज वाई। ओके, अगर दो वेरिएबल हैं तो हमारे पास दो रिग्रेशन इक्वेशन भी यहाँ पर होंगे। एक होगा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x और दूसरा होगा रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x की। तो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x को हम कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जहाँ पर जो हमारा y है, क्योंकि ये इक्वल टू के LHS साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, तो जो y है हमारा क्या है यहाँ पर? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, और ये जो x जो वेरिएबल है वो यहाँ पर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये जो a आपको दिख रहा है, a को हम क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट कहते हैं, और b को हम कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ द लाइन या फिर स्लोप ऑफ द लाइन। b हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है लाइन का, किस लाइन का? y ऑन x का। ठीक है, और जो a और b ये दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x जो होगा उसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a हमारा इंटरसेप्ट,
होगा हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ द लाइन, या फिर इसको आप कहिए स्लोप ऑफ द लाइन y ऑन x, ठीक है। और a और b हमारे कांस्टेंट होते हैं, ओके। देन कांस्टेंट जो हमारे हैं a एंड b, हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करके। दिस इन्वॉल्व मिनिमाइजिंग, जो यहाँ पर हमारा समेसन ई स्क्वायर टर्म, हम इसको मिनिमाइज करते हैं और जो हमारा रिजल्ट मिलता है वो कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पर देखिए इसे लिखा गया बी वाई एक्स। बी वाई एक्स, बी मीन्स रिग्रेशन कोफिशियंट, तो ये वाई एक्स क्या डिनोट कर रहा है कि बी इज द रिग्रेशन कोफिशियंट ऑफ वाई ऑन एक्स, ओके। सो इसको हम सिंपली बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ एक्स। एक्स हमारा क्या था यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, इसलिए हम इसको डिनोमिनेटर में लेकर के आ रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि b यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होगी वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, y ऑन x के लिए कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ x, जिसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो इस फॉर्म में वो हमें मिल जाएगा। ऊपर जो न्यूमरेटर में है वो क्या है, कोवेरियंस एक्स वाई है, और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये क्या है, वेरियंस ऑफ x है, ओके। जब हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कैसे करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है इसको ध्यान से देखिए, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यहाँ पर हमें b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। y की जगह y बार समझिए और x की जगह x बार समझिए। तो इस टाइम हमें अगर x बार और y बार की भी वैल्यू पता है तो हम आराम से a की वैल्यू पता कर सकते हैं। a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, y बार माइनस बी एक्स बार, ओके। Where b is called the estimate of regression coefficient of y on x and it measures the change in y for a unit change in x। ये जो हमने b फाइंड आउट किया है अभी हम आपको बता रहे थे, ये क्या, ये एस्टिमेट है, किसका एस्टिमेट है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x का। और हमें ये क्या बताता है, ये बताता है कि x में अगर हम एक यूनिट का चेंज करें तो y में कितना चेंज होगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे आपने देखा था अभी इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, सिमिलरली इसी तरह से हमारा जो दूसरा इक्वेशन होगा वो क्या होगा, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, ठीक है। तो x ऑन y है इसलिए क्या हो जाएगा, अब x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो हमने ऊपर के a और b से इसे अलग दिखने के लिए क्या किया, यहाँ पे लिख दिया a1, यहाँ पर क्या लिखा है b1, ठीक है, नोटेशन को थोड़ा सा चेंज किया। और ध्यान देने की जो बात है यहाँ पर, ये रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y है क्योंकि LHS की तरफ x है और RHS की तरफ हमारा y है। तो x यहाँ पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है इस बार, और y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। a1 फिर हमारा क्या है, इंटरसेप्ट है, और ये जो b1 है ये फिर वही है, रिग्रेशन कोफिशिएंट और स्लोप ऑफ द लाइन, बट लाइन इस बार क्या है हमारी, x ऑन y है। तो b1 क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ द लाइन, रिग्रेशन लाइन x ऑन y, ओके। देन यहाँ भी हमें अब रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया इस बार बी एक्स वाई, बी एक्स वाई मीन्स रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, ओके, जिसे हम b1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस बार हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसे, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ वाई। इस बार यहाँ पर क्या हो गया है, वेरियंस ऑफ वाई, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वेरिएंस, ठीक है। तो इस बार यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो क्या था, y था, इसलिए ये क्या हो गया, वेरिएंस ऑफ y। तो फिर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कोवेरियंस एक्स वाई हमारा जैसे ऊपर आया था वो इसी तरह से होगा, समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इंटू समेसन वाई अपॉन एन, और जो वेरिएंस ऑफ y हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। देन फिर हमें a1 मीन्स की जो इंटरसेप्ट है रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y के लिए, तो इस इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करना होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, आप ये रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y को ध्यान से देखिए, जो कि क्या है, x इज इक्वल टू a1 प्लस b1 y, ओके।
तो फिर इस बार आप इस x और y पे बार लगा लीजिए। ठीक है, अब सब आपने b1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से। और सपोज करिए जो आपने बार लगाया अभी x बार और y बार, वो वैल्यू भी आपको पता है, तो a1 आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो a1 आपका क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू एक्स बार माइनस b1 y बार। ओके, अगेन जो यहाँ पर b1 है, ठीक है, इज नोन एज एस्टिमेट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। b1 क्या है हमारा इस बार, वही रिग्रेशन कोफिशिएंट का एस्टिमेट है, x ऑन y का जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा, x ऑन y जो हमारी लाइन है उसका जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा वो हमारा b1 है, और ये हमारा फिर इंटरसेप्ट है। तो इस तरह से आपने अभी तक देखा कि अगर दो वेरिएबल थे हमारे, ठीक है, तो हमारे दो रिग्रेशन इक्वेशन बन सकते हैं, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। तो एक्स ऑन वाई क्या होगा, एक्स ऑन वाई अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो कि a1 प्लस बी वन इंटू वाई था। ठीक है, तो हम कैसे रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे डायरेक्ट मेथड को। डेविएशन मेथड से भी हम रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। डेविएशन मेथड में जो रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स होता है वो क्या होता है, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार। बी यहाँ पर वही है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। ओके, तो इसको हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू वाई बार प्लस बी विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार। इसी तरह से जो हमारा दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई होगा, उसको हम डिवीजन मेथड से क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी वन वाई माइनस वाई बार। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, एक्स बार प्लस बी वन विद इन ब्रैकेट वाई माइनस वाई बार। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की। कहा जा रहा है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। जो हमारे दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होंगे, जैसे अभी हम ऊपर देख रहे थे, एक रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x के लिए था, एक रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y के लिए था, जिसे हमने एक बार b से और दूसरे वाले रिग्रेशन कोफिशिएंट को b1 से डिनोट किया था। तो b और b1 यानी दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट के इक्वल होगा। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी। ठीक है, अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट आपका वन से ज्यादा है तो दूसरा वाला जरूर वन से कम होगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। सपोज करिए कि b और b1 से जिसे अभी हमने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, अगर b की वैल्यू वन से ज्यादा है तो b1 की वैल्यू वन से कम होगी। अगर b1, सोचिए अगर ऐसा होता है कि b1 की वैल्यू वन से ज्यादा हो जाती है तो b की वैल्यू वन से कम हो जाएगी। ठीक है, मीन्स किसी भी कंडीशन में दोनों रिग्रेशन की वैल्यू, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू दोनों की दोनों वन के बराबर नहीं होगी, ना दोनों की दोनों वन से ज्यादा होगी। हाँ, दोनों जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है उसकी वैल्यूज वन से कम हो सकती है। ओके, now the third property is arithmetic mean of the regression coefficient is greater than the correlation coefficient। जो अरिथमेटिक मीन है हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का, ठीक है, ये जो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं यानी उनको दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट को सम करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कोरिलेशन कोफिशिएंट से ज़्यादा होगी। ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। Now the fourth property is regression coefficients are independent of the change of origin but not scale। जो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन पे, बट नॉट स्केल, स्केल पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि जो हमारा x और y की जो सारी की सारी वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है, उनमें हम किसी कांस्टेंट वैल्यू को ऐड कर दें, ठीक है, या किसी कांस्टेंट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें। मान लीजिए x की आपकी सारी वैल्यूज गिवन थी, आपने उसमें क्या किया, x प्लस 5 कर दिया, यानी सभी के सभी
जो वेरिएट्स थे उसमें आपने +5 जोड़ दिए, ठीक है। तो उस टाइम पे जो आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा, क्योंकि वो चेंज ऑफ ओरिजिन के इंडिपेंडेंट है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स जो पहले था वही अब भी रहेगा, ठीक है। लेकिन बोला जा रहा है बट नॉट स्केल। और स्केल में चेंज करने का क्या मतलब है कि जो कि सारे के सारे वेरिएट वैल्यूज हैं उनको आप किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए आपने सभी के सभी वेरिएट वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो पहले जो रिग्रेशन कोफिशिएंट था और अब जो नया रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा वो सेम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि चेंज ऑफ स्केल पे रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारा डिपेंड करता है, ठीक। आप करके देखिएगा, कैलकुलेट करिएगा किसी एक्स और वाई के डेटा को लेकर के, फिर पहले रिग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करिएगा, देन उसके ओरिजिन में चेंज करके फिर से रिग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करिएगा, एक बार स्केल में भी चेंज करके रिग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करिएगा, तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाएगी, ओके। यूनिट्स ऑफ बी आर सेम एज द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल की जो यूनिट होगी वही रिग्रेशन कोफिशिएंट की भी यूनिट होगी, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ था, LHS की तरफ, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की यूनिट होगी वही यूनिट आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की भी होगी, ठीक है। रिग्रेशन इज ओनली अ वन वे रिलेशनशिप बिटवीन y डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिग्रेशन जो है वो आपका केवल वन वे रिलेशनशिप है, ठीक है। y सपोज करिए आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये कैसा रिलेशनशिप है, वन वे। और जो रेंज है b की यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट की, वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -∞ से +∞ तक। -∞ फॉर नेगेटिव बी और +∞ फॉर पॉजिटिव बी। मीन्स की जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की लिमिट है वो क्या है, -∞ टू +∞। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ। तो क्या कहा जा रहा है, पहले बोथ द लाइन रिग्रेशन पास थ्रू द पॉइंट x बार y बार। In other words, the mean value x bar and y bar can be obtained as the point of intersection of the two regression lines. अभी देखिए हम a की वैल्यू यानी इंटरसेप्ट की वैल्यू या a1 जो दूसरा इंटरसेप्ट था उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपसे कह रहे थे ना कि जो रिग्रेशन इक्वेशन है उसमें आप बार लगा लीजिए, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहे थे, क्योंकि जो रिग्रेशन लाइन है एक्स ऑन वाई की, ठीक है, वो कहाँ से होकर के जाती है, अपने मीन पॉइंट से, ठीक है। यानी दोनों की दोनों जो लाइन है एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, वो कहाँ से होकर के जाती है, अपने मेन पॉइंट से ही होकर के जाती है। तो किसी भी पॉइंट के लिए जो रिग्रेशन इक्वेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो मीन पॉइंट जहाँ है वहाँ के लिए भी रिग्रेशन इक्वेशन जो होगा वो सेम होगा, यानी x इज इक्वल टू, अगर a प्लस बी वाई है तो मीन्स x बार के लिए भी, मीन पॉइंट के पोजीशन के लिए भी x बार इज इक्वल टू बी वाई बार होगा, तो इसलिए हम वहाँ पे बार लगा ले रहे थे, ठीक है। और ये जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि जो दोनों लाइन है कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, मीन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। वो दोनों रिग्रेशन लाइंस जहाँ पे कट करती हैं वहीं पर मीन पॉइंट होता है, ठीक है। देन सेकंड, इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r की वैल्यू आपकी 0 है, द टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड, दोनों के दोनों वेरिएबल कैसे होंगे, अनकोरिलेटेड होंगे। मीन्स द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन बिकम्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो लाइन्स ऑफ रिग्रेशन है, रिग्रेशन की जो लाइन्स हैं वो कैसी होंगी, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, ठीक है। थीटा जो एंगल है दोनों लाइन ऑफ रिग्रेशन के बीच में वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर r की वैल्यू हमारी 0 है, मीन्स कि दोनों के दोनों वेरिएबल अगर हमारे अनकोरिलेटेड है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, दोनों लाइन ऑफ रिग्रेशन के बीच में। इफ r इज इक्वल टू +1 और -1, ठीक है, मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो,
In this case, the two line of regressions either coincide or they are parallel to each other. वो एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है, coincide करेंगी, एक के ऊपर एक होंगी या फिर parallel होंगी, ठीक है. Now the last point is, if the regression coefficients are positive, R is positive, and if the regression coefficients are negative, R is negative. Means कि जो दोनों regression coefficients हैं, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो R भी पॉजिटिव होगा, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट भी पॉजिटिव होगा. और अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हमारे नेगेटिव हैं तो R भी नेगेटिव होगा. मीन्स कि रिग्रेशन कोफिशिएंट भी नेगेटिव होगा. यानी तीनों के तीनों जो कोफिशिएंट्स हैं, ये दोनों जो अभी आपने देखे हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, एक x ऑन y और एक y ऑन x, और साथ ही जो x और y के बीच का कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा, इन सब की जो साइन है, कोफिशिएंट्स की जो साइन है वो सेम होगी. अगर पॉजिटिव है तो तीनों पॉजिटिव, नेगेटिव है तो तीनों नेगेटिव. ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से. बट इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट and ask me your questions, your doubts. I will try to solve your doubts. And again, thanks for watching my video. Please like the video, comment and share with your friends. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस पे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे. एक्स और वाई वेरिएबल्स के बीच में हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी फाइंड आउट करेंगे, और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको एस्टिमेट भी करेंगे. ओके, बट आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही. आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक्स.